नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 24 और 25 अगस्त को आयोजित होगा 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह समेत देश भर के सुरक्षा अधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पहुंची लखनऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में 2027 के चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। पुणे के गूंज कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी, समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए होता है हिंसा का इस्तेमाल। 80% महिलाएं करती हैं उत्पीड़न का सामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रायबरेली द्वारा आज करोड़ों की लागत से नवनिर्मित ऑडिटोरियम व पुस्तकालय का करेंगे उद्घाटन। सावन का आज आखिरी सोमवार, शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर हर महादेव का उद्घोष। मानसून का जोर जारी। दिल्ली यूपी में एमपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन सीईसी टीम आएगी उत्तर प्रदेश। की न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधा खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर रायपुर से है। सीएम विष्णुदेव साय आज देंगे उत्कृष्ट शिक्षा का सम्मान। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा सम्मान समारोह। समारोह के बाद दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास होंगे रवाना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का आज कार्यक्रम अटल उत्कृष्ट शिक्षा आयोजन सम्मान समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा सम्मान समारोह। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज देंगे उत्कृष्ट शिक्षा का सम्मान। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। 12:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा सम्मान समारोह। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज देंगे उत्कृष्ट शिक्षा का सम्मान। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना सम्मान समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। अगली खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई। वजू खाने का सर्वे कराने की मांग। रागी सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई। एएसआई से वजू खाने का सर्वे कराए जाने की मांग। शिवलिंग छोड़कर वजू खाने का सर्वे कराने की मांग। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई। सी खबर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से मधुर दरबारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानव्यापी जो मामला चल रहा था उसको लेकर आज सुनवाई होनी। शिवलिंग छोड़कर वजू खाने का सर्वे कराने की मांग उठी है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे के बाद जो है ज्ञानव्यापी मामले पे जो सुनवाई होनी है, और वो सुनवाई पे जो डिमांड है, जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो डिमांड रखी गई, उसमें जो है एएसआई सर्वे की मांग की गई, जिसमें कि वजू खाने की जो एएसआई सर्वे की मांग की गई और शिवलिंग को छोड़ करके बाकी जो वजू खाना है उसकी
उसकी सर्वे की लेकर के आज जो है उस पर सुनवाई होने वाली है। और उसके साथ साथ जो राशि सिंह ने जो याचिका दाखिल की है उसी याचिका पर आज सुनवाई होगी, जिस पर आज 2 बजे जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको जो बैठ के इसको सुनेगी। और उसके बाद जो चूंकि ये समय काफी समय से मामला चला आ रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले भी इस पर सुनवाई हो चुकी है और फिलहाल जो है ये फिर से जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में यहाँ पे इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जो दो जैसे मैंने बताया कि 2 बजे से सुनवाई होनी है। और एसआई सर्वे की जो मांग की गई है वो वजू खाने को सर्वे की मांग की गई है और शिवलिंग को जो है शिवलिंग को छोड़ करके एसआई सर्वे की मांग की गई, जिससे आज 2 बजे से दोनों पक्ष जो है अपना पक्ष रखेंगे और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। जी मधुर, ये वजू खाना कहाँ पर है और इससे एएसआई से सर्वे कराए जाने की मांग की गई? जी रिपीट करिएगा क्वेश्चन। हेलो जी मधुर, जो वहाँ पे जो परिसर है, जो क्या कहते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो परिसर है, उसमें जो वजू खाना जो है जहाँ पे लोग जो जाकर के जब नमाज पढ़ते थे, जो वजू खाना वहाँ पे होता है, उसको लेकर के वहाँ पे बात चल रही है। उसी को लेकर के याचिका दाखिल जो की गई है उसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट आप सुनवाई करेगा और उसमें ये देखेगा कि वो सर्वे की मांग उसमें की गई है। जो हिंदू पक्षकार है वो सर्वे की मांग कर रहे हैं कि जो वजू खाना है उसका सर्वे कराया जाए और शिवलिंग जो है उसको छोड़ करके, शिवलिंग को लेकर के ऐसी कोई बात नहीं है, जो वजू खाना है उसको लेकर के सर्वे की मांग उठी है। और उसी को लेकर के जैसे मैंने बताया कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज 2 बजे से जो है वहाँ पे सुनवाई होगी। ठीक है मधुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ज्ञानव्यापी मामले में आज सुनवाई होनी थी, शिवलिंग छोड़कर वजू खाने का सर्वे करने आने की मांग उठी है। 2 बजे आज सुनवाई होगी। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको रायबरेली, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। माधव बख्श सिंह स्मारक समिति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति से अशोक सिंह जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक रायबरेली विवेक विक्रम सिंह जी, पूर्व विधायक सिंद्रेश विक्रम सिंह जी और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बुद्धिलाल पासी जी, राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों के हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के एक महान सपूत, भारत की स्वाधीनता के एक प्रखर हस्ताक्षर के रूप में जिन्हें हम सब स्मरण करते हैं, अवध केसरी के रूप में विख्यात राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की आज पावन जयंती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर उनके उन सभी सहयोगियों और सेनापतियों को जिन्होंने राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के उस अभियान में अपना योगदान दिया था, उन सभी भारत माता के महान सपूतों को, जिनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सामने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल गई थी, ऐसे अत्यंत पराक्रमी बीरा पासी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा माधव सिंह जी, राजा चंद्रिका बख्श सिंह जी, लालचंद स्वर्णकार जी, फतेह बहादुर जी, बसंत सिंह जी, ये सभी वे नाम हैं जिन्होंने राणा बेनी माधव सिंह जी के साथ भारत की आजादी के उस आंदोलन में अपना बलिदान दिया था। आज हम सब आजादी का एहसास कर रहे हैं।
और उस आजादी के एहसास में हम सब अपने अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी सरकारों का चयन करते हैं। हमें पूरी स्वाधीनता होती है। सरकार ही जनभावनाओं को अनादर नहीं कर सकती। भारत के लोकतंत्र ने इतनी ताकत भारत की जनता जनार्दन को दे रखी है कि वह किसी भी ऐसी सरकार को जो जनभावनाओं का अनादर करे उसे अपदस्थ करने या दोबारा चुनने का अवसर न दे, इस प्रकार की ताकत भारत का लोकतंत्र भारत की जनता को उपलब्ध कराई है। लेकिन ये भारत आज जिस स्वाधीनता का अनुभव भारत के 140 करोड़ की जनता जनार्दन कर रही है, इस आजादी के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। अनगिनत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। अनगिनत लोगों ने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था और उन्हीं नामों में एक महत्वपूर्ण नाम आता है अवध क्षेत्र में राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरा है। आपने देखा होगा अवध क्षेत्र में इस पूरे आंदोलन को उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया। कुछ हजारों के संख्या में स्थानीय नागरिकों को अपनी सेना का हिस्सा बना करके वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। जो चिनगारी बैरकपुर में मंगल पांडे ने चलाई थी, उस चिनगारी को जिसे मेरठ में धन सिंह गुर्जर ने आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसे नाना साहेब और त्याता टोपे ने कानपुर के बिठूर से एक नई ज्वाला के रूप में आगे बढ़ाया था, और जिस लड़ाई को खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, उस लड़ाई का नेतृत्व इस क्षेत्र में कोई कर रहा था तो वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का। और आज यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके, उसको भ्रम डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत शक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया। और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है।
आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया।
यहाँ के स्मारक के नाम, यहाँ के संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर हो जाएं, इनको अच्छा लगता था। लेकिन राणा बेनी माधो बख्श सिंह जी के नाम पर हो, या किसी लालचंद स्वर्णकार के नाम पर हो, या किसी अब चलते हैं खबरों में। खबर बालोद से। बालोद में डोंडी थाना क्षेत्र में दोनों पत्तल मशीन उपलब्ध कराने के नाम पर 3,89,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम ओराटोला की 3 महिला स्वर्गीय स्व सहायता समूहों के सदस्यों ने मशीन खरीदने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा नर्राटोला शाखा से कुल 3,89,000 रुपए का ऋण लिया था। यह राशि 3 दिसंबर 2025 को आरोपी खेमेंद्र कुमार सेन को दी गई थी। आरोपी की रकम लेने के बाद आरोपी ना तो दोना पत्तल मशीन उपलब्ध कराई और न ही पैसे वापस किए। राशि वापस मांगने पर वह लगातार टालम टोल करता रहा। अपराधिया श्रीमती लोकेश्वरी साहू की रिपोर्ट पर डोंडी पुलिस ने अपराध क्रमांक 113/26 के तहत धारा 318/4 BNS में मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी खेमेंद्र कुमार सेन उम्र 33 वर्ष निवासी खल्लारी थाना गुंडरदेही को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद आरोपी को 23 अगस्त 2026 को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने पर उसे जिला जेल बालोद दाखिल कराया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। महाकालेश्वर मंदिर में तड़के भस्म आरती से शुरू हुआ भक्ति का सिलसिला देर तक जारी रहा। बाबा महाकाल का रजत मुकुट, मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला से विशेष श्रृंगार किया गया तो हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म रूप में बाबा के दर्शन किए। आज बाबा की भस्म आरती का आज सुबह 2:30 बजे पट खुले बाबा को, और बाबा को स्नान करा के बाबा को विशेष पंचामृत पूजा किया गया। गंगा जल से स्नान कराया गया। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराया गया। शुद्ध जल से स्नान कराया गया। उसके बाद में बाबा को इत्र से, गन्ने का रस से, विजिया से, भांग से स्नान कराया गया। वो शुद्ध जल से स्नान कराया गया। बाबा का आज भांग का विशेष श्रृंगार किया गया। उसके बाद में भस्म चढ़ाने के बाद बाबा की महाआरती की गई और हजारों भक्तों ने महाआरती के दर्शन पुण्य लाभ लिए। और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे, सब परिवार में सबकी सुख शांति समृद्धि करे। जय महाकाल। जय। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में।
देश में लगातार बढ़ रहे चीनी के दामों को लेकर इंदौर में अधिवक्ता विनोद कुमार द्विवेदी ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि आने वाला समय त्योहारों का है और इस दौरान चीनी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिवक्ता विनोद कुमार द्विवेदी ने कहा कि त्योहार खुशियों और आपसी सौहार्द का अवसर होते हैं, लेकिन आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ने से आम परिवारों का बजट प्रभावित हो सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि महंगाई के कारण कई त्योहारों की मिठास फीकी न पड़ जाए। देखिए, चीनी के दाम जो बढ़ रहे हैं उसकी गहराई तक जाना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि दो चीजें होती हैं, मांग और पूर्ति। यह अर्थशास्त्र का एक मूल मंत्र है कि मांग बढ़ेगी और पूर्ति कम होगी तो कीमत बढ़ेगी, महंगाई। और यहाँ पे मांग और पूर्ति का जो डिफरेंस दिख रहा है उसको आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक एथेनॉल का मामला आया था। पेट्रोल में एथेनॉल 20% और मिलाने की सरकार ने वो कर दी थी। तो उससे क्या हुआ कि एथेनॉल जो बनता है वो गन्ने से ही बनेगा और गन्ने से ही चीनी बनती है। तो जब एथेनॉल के लिए गन्ने का उपयोग होने लगा तो चीनी के रूप में गन्ने का उत्पादन, पूर्ति जो है वो कम हो गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धनबाद में सावन की अंतिम सोमवारी पर मटकुरिया स्थित प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर भक्ति के रंग में सरोवर नजर आया। अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंत्रोच्चार और विधि विधान के बीच बाबा भूतनाथ की उज्जैन के बाबा महाकाल की तर्ज पर भव्य भस्म आरती और अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर में पुजारी के मुताबिक विद्वान ब्राह्मणों के दिशा निर्देश में भस्म आरती का आयोजन संपन्न हुआ। आरती के बाद बाबा का विशेष श्रृंगार कर भोग अर्पित किया गया। पिछले 2 वर्षों से सावन की अंतिम सोमवारी पर भस्म आरती की यह परंपरा निभाई जा रही है। पूरे दिन चले धार्मिक अनुष्ठान के बाद मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय महाकाल के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने बाबा भूतनाथ के दिव्य दर्शन कर सुख समृद्धि और पुण्य लाभ की कामना की। जैसे कि हर सावन में हम लोग बाबा का जो चौथा सोमवारी है, 4 सोमवारी पड़ता है, तो चौथा सोमवारी अंतिम सोमवारी को हम लोग बाबा का भस्म आरती से बाबा का श्रृंगार होता है और उज्जैन महाकाल के तर्ज पे बाबा का भस्म आरती का आयोजन होता है। हमारे ब्राह्मण जो भी है हमारे, उनके दिशा निर्देश और वहाँ उज्जैन महाकाल के जो हमारे पुरोहित है उनके दिशा निर्देश, वहाँ पर जो भस्म आरती होता है उसके बाद हम लोग तत्पश्चात हम लोग अपने बाबा का भस्म आरती करते हैं। बाबा का श्रृंगार होता है, भोग लगता है। हमारे भूतनाथ जो हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं धनबाद के। हम लोग जो है उज्जैन के अवंतिका नगरी में जैसे महाकाल प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हमारे धनबाद में बाबा भूतनाथ प्रसिद्ध है और हम लोग इनका बहुत विधिवत इनकी षोडशोपचार पूजन कर और भस्म आरती हम लोग किए और निरंतर हम लोग करते रहेंगे। श्री श्री 1008 बाबा भूतनाथ मंदिर में आज भस्म आरती की तैयारी की गई है, जिसमें यहाँ पर कमेटी के बड़े भाई सरोज भैया और यहाँ पर मुख्य पुजारी सब उपस्थित होकर के विधिवत उज्जैन के तर्ज पर आज यहाँ देखने को मिला। धनबाद के लिए मटकुरिया में हम लोग के लिए ऐतिहासिक है कि चौथे सोमवारी के दिन आज काफी श्रद्धालु माता बहन सब उपस्थित होकर के बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और धनबाद वासियों पर बाबा का कृपा बने रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धनबाद के टुंडी प्रखंड में सरकारी सब्सिडी वाली यूरिया की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि सरकारी दर से कई गुना अधिक कीमत पर यूरिया बेची जा रही है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसानों के मुताबिक 45 किलो यूरिया की बोरी की सरकारी कीमत 266 रुपये 50 पैसे है, जबकि बाजार में इसे कथित तौर पर 12 से 1600 रुपये प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। यानी किसानों को एक बोरी के लिए तय कीमत से काफ़ी अधिक रकम चुकानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि खाद की जरूरत और बाजार में उपलब्धता की कमी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार मनमानी कीमत वसूल रहे हैं, जिससे फसल की लागत बढ़ रही है और किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
कौन हो रहा था? ऐसा शिकायत लिखित में हम लोग को नहीं मिला, बट अभी प्रेस मीडिया से पता चला है तो हम लोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। किसानों को किसी भी तरह का तकलीफ जो है हम लोग होने नहीं देंगे। तो अगर राइटिंग में आया था तो बहुत अच्छा है, बट अभी सूचना मिल गई है तो हम लोग तत्काल टीम बना के थोड़ा SIR को लेके सभी मजिस्ट्रेट व्यस्त हैं, बट फिर भी हम लोग समय निकाल के छापेमारी करेंगे। तो जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, जो भी दुकानदार हैं, जो भी जिनको भी इसका जिम्मा दिया गया है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो संभल जाए। हम लोग इसी वीक में छापेमारी करेंगे और ऐसा मिलेगा तो हम लोग तैयार करेंगे। समस्या है, सार लेने गए थे। हाँ, तो हम सोचे 6 रुपया किलो है, तो वहाँ मिल गया 12 रुपया किलो। बोले जो कम करो तो कम नहीं कर रहा। अब बोरा लिए तो 480 रुपया लिए। और स्लिप कितना का दिया आपको? स्लिप 266 रुपया। 266 रुपये हाँ, का। बोले तो बोला जो जहाँ मिलेगा जो ले लीजिए, हम यहाँ नहीं मिलेगा। 12 रुपया। 12 रुपया। सरकार से कितना रेट में मिल रहा है आपको, कुछ जानकारी है? नहीं, सरकारी रेट 5 रुपया 92 पैसा है। तो आप लोग को जानकारी नहीं है? तो दुकानदार को बोले तो क्या बोला? दुकानदार बोला हम तो यही रेट में बेच रहे हैं। 12 रुपया। 12 रुपया आप दे के चले आए? हाँ। अभी 420 हमको बताया बैग, जिसमें कि 45 kg है, और ये जो DAP जो है ना 50 kg का है वो 2000 हमको पता है, जबकि 2100 रुपया है। यूरिया का सरकारी रेट क्या है आपको पता है? नहीं, ऐसा कभी हमने देखा था, पेपर में भी दिया हुआ था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले हल्द्वानी में बहनों के सम्मान के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजित किया गया। भाजपा नेता कौस्तुभानंद जोशी की ओर से आयोजित बहनों के सम्मान कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने शिरकत की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का आयोजकों ने स्वागत किया। उन्होंने महिलाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है। ऐसे पावन अवसर की शुरुआत बहनों के सम्मान से होना गर्व की बात है। उन्होंने आयोजन समिति को इस पहल के लिए बधाई भी दी। वहीं कार्यक्रम के आयोजकों कौस्तुभानंद जोशी ने कहा कि समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों को सम्मान देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम बहनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास है। सम्मान समारोह के दौरान महिलाओं के योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम के जरिए बहनों के सम्मान, स्नेह और उनके अधिकारों के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। जी, हम हर वर्ष इसको करते हैं बहनों के सम्मान के लिए। हम चाहते हैं कि मातृशक्ति हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं आदि आबादी। तो हम उस मातृशक्ति के लिए जिस तरीके से त्यौहार भी राखी का आ रहा है, और हम बहनों को क्या दे सकते हैं, एक स्नेह प्रेम के नाते एक मिलन है। आज आप देख रहे होंगे कि 500-700 से ऊपर बहनें आ रही हैं, तो एक प्रेम है कि हम बहनों के संग मिलें, उनके संग एक सामान्य आदर प्रेम का भाव एक बार एक जगह बैठ के साल में एक बार हो। त्योहार माना जाता है, हमारी संस्कृति में है। और जब भाई और बहन में प्रेम अटूट होता है, जब हमारे परिवार मजबूत रहते हैं, सशक्त रहते हैं, तो समाज भी सशक्त और मजबूत रहता है। मैं उनको बहुत सारी बधाई देती हूँ कि इतनी सारी बहनों के लिए उन्होंने आज ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से। PWD की 25,000 करोड़ की कार्य योजना मंजूर। प्रदेश सरकार ने कार्य योजना को दी मंजूरी। स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़क और पुलों का होगा निर्माण। सड़कों के चौड़ीकरण पर भी रहेगा सरकार का फोकस। ग्रामीण इलाकों के लिए 5,000 करोड़ की अलग योजना। जिला स्तरीय योजना में छोटी बड़ी सभी सड़कें शामिल। गांव को जोड़ने वाली सड़कों का होगा निर्माण और सुधार। मानसून के बाद युद्ध स्तर पर शुरू होगा निर्माण कार्य। चुनावी वर्ष में ग्रामीण सड़कों और पुलों पर खास जोर। फ्लाईओवर निर्माण को भी दी जाएगी प्राथमिकता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के लिए 5,000 करोड़ की अलग योजना। जिला स्तरीय योजना में छोटी बड़ी सभी सड़कें शामिल। गांव को जोड़ने वाली सड़कों का होगा निर्माण और सुधार। मानसून के बाद युद्ध स्तर पर शुरू होगा निर्माण कार्य। गांव को जोड़ने वाली सड़कों का होगा निर्माण और सुधार। मानसून के बाद युद्ध स्तर पर शुरू होगा निर्माण कार्य। चुनावी वर्ष में ग्रामीण सड़कों और पुलों पर खास जोर।
फ्लाईओवर निर्माण को भी दी जाएगी प्राथमिकता। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की 25,000 करोड़ की कार्य योजना मंजूर। प्रदेश सरकार ने कार्य योजना को दी मंजूरी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, बड़ी कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है, क्या अधिक जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए कि पीडब्ल्यूडी की 25,000 करोड़ की जो है परियोजनाओं को जो है हरी झंडी मिली है, स्वीकृति मिली है और इसमें स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण और चौड़ीकरण है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और आंतरिक इलाकों के लिए जो है 5,000 करोड़ की जो है जिला स्तरीय योजनाएं जो थी उनको जो है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी योजनाओं को जो है शामिल किया गया है। साथ ही गाँव को जो जोड़ने वाली जो है सड़कें हैं उनको जो है फिर से जो है युद्ध स्तर पर जो है दुरुस्त करना है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये जो है बड़ा बजट जो है सरकार ने जो है कहीं ना कहीं मंजूरी दी है। और इसके साथ साथ चुनावी माहौल है, यानी कि जो चुनावी वर्ष है इसके लिहाजा भी ग्रामीण सड़कों और पुलों का जो फ्लाईओवर है, खास तौर पर उन जगह जहां पर जो है घोषणाएं की गई थी उनको लेकर जो है ये मंजूरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी में जो है वो है कि इन जो 25,000 करोड़ की जो कार्य योजनाओं को मंजूरी दी है, इससे सड़क, शहरी सड़क हो, ग्रामीण सड़क हो, सबको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश है, ताकि जो है जनता का जो रोष है, जनता के अंदर जो गुस्सा है सड़कों को लेकर, वो जो है कहीं ना कहीं जो है शांत किया जा सके। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, ग्रामीण इलाकों के लिए 5,000 करोड़ की अलग योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर लखनऊ से है, सहायक निदेशक छात्रवृत्ति का पद समाप्त। पद पर तैनात सिद्धार्थ मिश्रा मूल संवर्ग में वापस भेजे गए। 2015 में 1 साल के लिए बनाया गया था पद। शुरुआत में छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के नाम से बना था पद। 2020 में पद का नाम बदलकर सहायक निदेशक किया गया। 2016 के बाद पद का नहीं हुआ नवीनीकरण, बिना नवीनीकरण के चलता रहा पद। बिना आदेश पद जारी रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2020 में पद का नाम बदलकर सहायक निदेशक किया गया था। 2016 के बाद पद का नहीं हुआ नवीनीकरण। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर मांग उठ रही है? नवीनीकरण पद को लेकर नहीं हुआ था, 1 साल के लिए जो पद बनाया गया था उसके बाद अधिकारी उस पर काम करते रहे। देखिए, अगर बात की जाएगी समाज कल्याण निदेशालय में ये एक बड़ी गड़बड़ी थी और इसमें जो है 2015 में 1 साल के लिए छात्रवृत्ति के लिए नोडल अधिकारी का नाम नामित किया गया था और इसको लोग जो है लगातार तब से लेकर जो है 2020 तक जो है इस पूरी पोस्ट का जो है खाली की 1 साल के लिए पोस्ट रखी गई, लेकिन उसके बाद जो है 5 साल तक इस पोस्ट को चलाया गया और इसका नाम 2020 में बदलकर सहायक निदेशक छात्रवृत्ति किया गया। इसको लेकर जो है विभागीय जो मंत्री उनको जो है आपत्ति रही और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और इसमें जो है लखनऊ के सहायक निदेशक छात्रवृत्ति का जो पद बनाया गया था, जो कि कहीं भी जो है इंगित नहीं है, इसको जो है निरस्त कर दिया गया है, इसको जो है समाप्त कर दिया गया है और इस पर जो तैनात सिद्धार्थ मिश्रा थे उनको मूल वर्ग में जो है वापस भेज दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पद 2015 में नवीनीकरण होना था उसका नहीं हुआ, जिसके चलते जो है ये बड़ा एक्शन लिया। 5 साल तक जो है इस पद का कोई नवीनीकरण नहीं हुआ था, जो कि छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के नाम से बनाया गया था। लेकिन 2020 में उसको तब्दील करके, उसको बदलाव करके जो है सहायक निदेशक छात्रवृत्ति बनाया गया, जो कि पद कहीं भी जो है लिखित में नहीं है, जिसके चलते जो है ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ऐसे आदेश जारी बिना आदेश पद जारी करने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना आदेश पर जारी रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। अगली खबर लखनऊ से है, खेल दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश भर में होंगे खेल आयोजन। मेजर ध्यानचंद जयंती पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम पर आमजन की अधिकतम भागीदारी पर जोर। लोगों की फिटनेस सुधारने के लिए होंगे कार्यक्रम। जिला स्तरीय और स्कूली हॉकी प्रतियोगिताएं होंगी, शामिल होंगी। हॉकी प्रतियोगिताओं का बजट बढ़ाने के निर्देश। विजेता खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था। लखनऊ से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रामानुज भट्ट संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है?
ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये सब खेल की प्रतियोगिताएं होंगी और उनका बजट बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनके लिए जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है उनकी जयंती पर। और 29 अगस्त को उनकी जयंती है। उससे पहले 28 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रदेश भर में जो है खेलों का आयोजन होगा, स्कूल स्तर पर जो है, उसके बाद जो है जोन स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो कहीं ना कहीं जो है फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो भारत जीतेगा भारत, इस थीम पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जो कि पूरे प्रदेश भर के जो जिला स्तरीय स्कूल हैं और स्कूल हॉकी प्रतियोगिता और तमाम जो बजट हैं, तमाम जो खेल हैं, उस पर जो है बजट जो है बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया है। और आम जन जो है इसमें अधिकतम सहभागिता जो है वो करे और फिटनेस पर पूरा जोर दिया जाए। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये पूरा जो है मिशन जो है एक बड़े मूवमेंट के तौर पर चलाया जा रहा है। और ऐसे में 28 से लेकर 30 अगस्त तक जो है ये प्रदेश भर में जो खेल पर आयोजन होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं को एक जो है कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। और उसी में से कोई ऐसे जो है युवा जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको माना जा रहा है कि आगे के लिए कंसीडर भी किया जाएगा। तो ये जो है जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती को मनाने के लिए ये पूरा जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो भारत, खेलेगा भारत जीतेगा भारत जो है थीम को जो है रखा जाएगा। इसके साथ ही जो है क्योंकि 29 तारीख को जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में ये पूरा जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा पूरे प्रदेश भर में। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश भर में होंगे खेल आयोजन। अगली खबर लखनऊ से 29 अगस्त को फ्रेगनेंस पार्क का होगा लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। 28 अगस्त को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। घंटाघर स्थित फ्रेगनेंस पार्क का उद्घाटन करेंगे। लाला लाजपत राय की प्रतिमा का होगा अनावरण। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का भी होगा अनावरण। इसी खबर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, क्या अधिक जानकारी है? राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और फ्रेगनेंस पार्क का उद्घाटन करेंगे। अब देखिए, अगर बात की जाए 28 अगस्त को राजधानी लखनऊ जो है वो रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद जो है राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और 3 दिवसीय जो है दौरा रहेगा, जिसमें सबसे पहले जो 29 अगस्त को घंटाघर स्थित जो फ्रेगनेंस पार्क बनाया गया उसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ जो है एक जो राजधानी में समारोह मनाया लाला लाजपत राय की जो है उनके समारोह में सम्मिलित होंगे और वहीं शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि लगातार राजधानी लखनऊ को नई नई सौगातें मिल रही हैं और जो रक्षा मंत्री हैं, जो यहाँ के जो है सांसद भी हैं, उनके जरिए, और ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश है। और इन 3 दिवसीय दौरों के अंदर जो है वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और जो यहाँ पे भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी उनसे मिलने जो है राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचेंगे। ठीक है रामानुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो घंटाघर स्थित फ्रेगनेंस पार्क का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। अगली खबर लखनऊ से है। 16 लोन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियम सख्त। रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर ही मंजूर होगा सोलर लोन। रजिस्ट्री नहीं होने पर मकान मालिक का एनओसी जरूरी। बिना एनओसी लोन का आवेदन होगा निरस्त। पहले सिर्फ बिजली बिल से भी मिलता था सोलर लोन। बिजली बिल के आधार पर लोन लेने का हुआ था दुरुपयोग। नए नियम से फर्जी दस्तावेजों पर लगेगी रोक। अपात्र लोगों के गलत तरीके से लोन लेने पर भी रोक। इसी खबर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? क्योंकि सोलर लोन को लेकर लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन का दुरुपयोग कर रहे थे, तो अब उसको रोक दिया गया है। अब रजिस्ट्री मान्य है। रामानुज, आवाज मिल रही है आपको? रामानुज से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोलर लोन में बदलाव किया गया है। रजिस्टर्ड मालिक के नाम पर ही मंजूर होगा सोलर लोन। रजिस्ट्री नहीं होने पर मकान मालिक का एनओसी जरूरी। बिना एनओसी लोन का आवेदन होगा निरस्त। पहले सिर्फ बिजली बिल से भी मिलता था सोलर लोन।
अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से। गोंडा के 1997 से लंबित भूमि विवाद का मामला एसपी पहुंचा। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल पर आरोप। न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित करने का लगा आरोप। सिविल जज सबीना खान को फोन करने का आरोप। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले का लिया संज्ञान। मामला आपराधिक अवमाननावाद के लिए संदर्भित। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर प्रहार माना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर टिप्पणी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले का लिया संज्ञान। मामला आपराधिक अवमाननावाद के लिए संदर्भित। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर प्रहार माना। अगली खबर की बात कर लेते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। चलती कार अचानक बनी आग का गोला। कार में लगी आग से मची अफरा तफरी। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। हादसे में 3 लोग हुए घायल। घायलों का इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की जताई जा रही आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस। फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। थाना इस्माइलपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे का मामला। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। हादसे में 3 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की जताई जा रही आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस। फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर कानपुर से। कानपुर के शिवराजपुर स्थित ऐतिहासिक बाबा खेरेश्वर महादेव मंदिर में सावन के अवसर पर भव्य श्रृंगार और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा खेरेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में हुए धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश अवस्थी मौजूद रहे। उनके साथ प्रमोद जायसवाल, ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष उपेंद्र पासवान समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ बाबा का पूजन अर्चन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष शैल शुक्ला ने बताया कि सावन के पावन अवसर पर बाबा की कृपा से भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पिछले कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है और इस बार उन्हें इसकी जिम्मेदारी मिली है। आयोजन का उद्देश्य बाबा के भक्तों की सेवा करना और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना है। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंदिर के विकास के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। विकास कार्यों के बाद मंदिर की व्यवस्था और स्वरूप में बदलाव आया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में पहले की अपेक्षा अधिक सुविधा मिल रही है। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं के प्रसाद ग्रहण कर बाबा खेरेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया। आज ये हमारी कमेटी का 17वां वर्ष है। हम सब हमारे भाई जितने भी खड़े हैं, सुमित गुप्ता जी और जो भी हमारे सब भाई लोग खड़े हैं, ये लोग पिछले 17 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ करते चले आ रहे हैं। ये इस बार इन लोगों ने मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन लोगों के द्वारा कि इन लोगों ने मुझे कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये वादा करता हूँ कि जितनी भी मेरे अंदर जो भी है शक्ति, उसके साथ जितना भी तन मन धन के साथ मैं इस कार्यक्रम को करूँगा। और सबसे मेन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं शुभम वाजपेयी जी। पिछली बार हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि इस प्रांगण में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ बारिश होती है हर साल कार्यक्रम के दिन, तो यहाँ बारिश की वजह से खड़ंजे की समस्या है और शेड नहीं होता था। हम लोग टेंट लगाए काम करते थे। लोगों की अभी भी अवधारणा है और कई किस्से हैं जो हकीकत भी है। लोगों ने जिसको साक्षात देखा है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये कानपुर जिले का एक ऐतिहासिक मंदिर है। आज मैं और हमारे कई साथी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे उपेंद्र पासवान जी हैं, यहाँ के अध्यक्ष शैल शुक्ला जी हैं, रवि वाजपेयी जी हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने आज मंदिर के दर्शन किए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मंदिर की जो व्यवस्था पहले थी उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। अगली खबर की बात कर लेते हैं। हरदोई नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नगर पालिका के कर्मचारी एक मृत गोवंश को कूड़ा
गाड़ी में डालकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हरदोई नगर पालिका क्षेत्र के लखनऊ चुंगी का है। मृत गोवंश को कूड़ा गाड़ी में ले जाने का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने नगर पालिका के सफाई तंत्र और मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृत गोवंश के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कूड़ा गाड़ी में उसे ले जाना नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका प्रशासन की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रहने वाली एक महिला से निवेश के नाम पर करीब 53 लाख रुपए की ठगी किए जाने का आरोप है। साइबर जालसाजों ने खुद को एक निवेश कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर महिला को अपने जाल में फंसाया। जालसाजों ने महिला को आईपीओ और शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया। इसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया, जहां मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर निवेश के लिए भरोसा दिलाया गया। महिला के मुताबिक जालसाजों के कहने पर उसने करीब 53 लाख रुपए अलग अलग चरणों में निवेश कर दिए। जो महिला ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो जालसाजों ने 15% सर्विस चार्ज की मांग कर दी। इसके लिए जालसाजों ने एक ऐसा ऐप डाउनलोड करने का लिंक भेजा जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं था। महिला ने जब रकम वापस लेने की कोशिश की तो उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद जालसाजों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बातचीत बंद कर दी। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत साइबर क्राइम पुलिस से की। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है और जालसाजों तक पहुंचने के लिए लेन देन और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का